मेरा उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, जिनसी तौर पर अट्रैक्ट होना, वो लाइन पर नहीं आई। नाजरीन, ये एक शौहर कह रहा है अपनी बीवी के बारे में, सही पैसों के ऑफर के बावजूद। अच्छा, 19-20 का फर्क नहीं आया, मेरी जिंदगी पलट गई है। तो कहते हैं नाइट का क्या लोगी। चाहिए बिल्कुल नो, आपको जो है वो सपोर्ट जो है पीछे से किसी। सुन लेना, बंदा हूँ, सही, बंदे फिसल नहीं जाते, बीवी का अफेयर नहीं बर्दाश्त होता। आपका एक आजकल जो है वो बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज बनी हुई है, दानिया शाह से आपने शादी की और एक एंकर ने आपसे सवाल किया कि दानिया शाह से आपने क्यों शादी की या कैसे शादी की, तो आपने उसके जवाब में ये कहा कि मैंने उनसे हमदर्दी में शादी की, मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी। और इसके बाद जो है वो बड़ी एक जो है वो लहर दौड़ पड़ी है पूरे सोशल मीडिया पर। खुद दानिया भी आपसे थोड़ी थोड़ी नाराज है, तो वो जानती तो है, समझती है, आपसे प्यार करती है। चुटकुला छोड़ना, वो क्या है? एक लफ्ज है चुटकुला छोड़ना। अच्छा, सोशल मीडिया पे चुटकुला छोड़ देना। अच्छा, कि जी मैं जो अब फलां लेडी से शादी करने वाला हूँ। अच्छा, ना करनी है ना होनी है। अच्छा, लेकिन वो चुटकुला छोड़ते हैं आप? ये चुटकुला छोड़ा मैंने। नहीं, ये चुटकुले छोड़ते हैं आप? मैं चुटकुले छोड़ता हूँ। ठीक है, तो वो फेस करना होगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि लोगों के टिकटॉक अकाउंट चलते रहे। ले जी, आज पता चल गया है कि हकीम शहजाद जो शादी की ऑफर करवाते रहे, कभी मीरा को, कभी शेखा मायरा को, भाई ने मेरे सामने बैठकर इकरार कर लिया है। ये होती है बहन की ताकत। वो कह रहे हैं कि मैंने चुटकुले छोड़ता हूँ, ये एमी खामखा दिल पर ले जाती है मेरी बीवियां। यही बात है ना? देखिए, मेरी बीवियां दिल पे नहीं लेती। हाँ, अवाम दिल पे ले रही है। इस बात से कोई परवाह नहीं है। लेकिन दानिया के बारे में ये बात आपने की कि आपको उससे मोहब्बत नहीं थी, मोहब्बत की शादी नहीं थी आपकी। हाँ, मेरी बात सुन लेना। हाँ। सोचने समझने में गलत फहमी है। ठीक है, उस एंकर पर्सन के भी, ठीक है, मे भी दानिया के भी, ठीक है, मे भी पब्लिक के भी। अच्छा, ऐसे ही खाम आपने ऐसे नहीं कहा, एक शोशा एक बात फैली हुई है। मैं तो जानती हूँ आप उससे बड़ा प्यार करते हैं। अच्छा, कहा है? आप जानती है ना कि मैं उसके इश्क में गिरफ्तार हूं। आप बिल्कुल प्यार करते हैं। मेरी बड़ी बीवी भी जानती है कि मैं दानिया के इश्क में गिरफ्तार हूं। बिल्कुल बिल्कुल। वो भी अभी हिसाब लगवाती फिर रही है कि देखिए मेरे खामद पे कोई जादू तो नहीं चला हुआ, काला इल्म तो नहीं हुआ कि ये दानिया दानिया करता है हर तरफ। ठीक है। मोड़ चौरंगी तो अल्लाह वाला चौरंगी, मलीर कराची 500 मिलियन। फिर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में आ जाएंगे, मलीर में कहता है रिहेबिलिटेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन हब रिवर रोड टुवर्ड्स टूरी बंगश इत्तेहाद टाउन कराची 999 मिलियन। Improvement and rehabilitation of traffic corridors of Karachi 4 अरब रुपए। This will have several underpasses and flyovers। ये कॉरिडोर इन्होंने सेलेक्ट किया है कि इसको हम सिग्नल फ्री और वो सब करेंगे। 4 अरब रुपए, 100% allocation। Construction of Gujar Nala flyover across Sir Shah Suleiman Road, District Central Karachi 1650 मिलियन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में। Construction of bird aviary at Kidney Hill Park, Karachi 200 million. Development of public park and ground at Gutter Bagicha, Karachi 147 million. Development of graveyards in Karachi 400 million. Development of hockey ground in front of Ziauddin Hospital, Block P, North Nazawat 350 million. ये 12 हो गई, बाकी 2 और मैं आपको बता देता हूँ जो कि एज न्यू स्कीम्स नहीं आ रही, इसलिए कि ऑलरेडी हमने इस साल में एज मेगा अप्रूव कर दी। एक मलीर रिवर पे जिसको मुर्गी खाना ब्रिज कहते हैं, जिसकी 50% एक्सपेंडिचर हो चुका है और इंशाल्लाह अगले साल, मैंने वो कहा था ना 1500 मिलियन, मैंने कहा 2 और 15 जो याद कर रहा था मैं, 1500 तो इस साल खर्च कर चुके हैं, 1500 मिलियन 1503 है समथिंग, वो अगले साल करेंगे, वो भी एक मेगा। फिर शाहराह भुट्टो कयूमाबाद जहाँ शुरू होती है वहाँ पे हमारे बड़े मेजर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कोरंगी कॉजवे पे नई ब्रिज बन रही है, याम सादिक ब्रिज वो नई बन रही है और पुरानी वाली को भी डिमोलिश करके नई बनाई जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि इस जगह पे जो ट्रैफिक कंजेशन हो सकता है उसके लिए 2 अरब रुपए की स्कीम, जो कि मैंने इनसे कहा है, सेक्रेटरी साहब बैठे सामने, कि दिसंबर में इंशाल्लाह जब हम शाहराह भुट्टो को कंप्लीट करेंगे, तो दिसंबर में मुझे ये भी कंप्लीट चाहिए। उसकी डिजाइनिंग हो चुकी है, इसलिए हमने इसी साल उसको अप्रूव किया एज अ मेगा स्कीम। 2000 अरब 1900 समथिंग 2000 अरब रुपए की 1.8 इन्होंने कम करा दी थोड़ी, जब फाइनल की तो 2 अरब इन्होंने कहा था मुझे, 1.89 बिलियन की वो स्कीम है। तो ये मेगा स्कीम्स हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने बजट बुक नहीं पढ़ा और बड़े धड़ल्ले से अपने फ्रंट पेज पे लिख दिया कि नो मेगा स्कीम्स हो कराची। और एक तरीके से
लोगों के अंदर ये तशवीश, हम जो मीडिया कहती है हम उसको नाउ वी टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अनफॉर्चुनेटली। जब मैं हुकूमतों में नहीं था तो मैं समझता था कि है, लेकिन अभी थोड़ा सा इसलिए कि मुझे ज़्यादा पता होता है ना कितना है इसमें, कितना सच है और कितना मिलावट है, अब वो पता चल जाती है। तो ये मैंने बताना था कि हमने जो मेगा स्कीम्स शुरू किए हैं कराची शहर में, उसके साथ साथ जो हमारे स्टेलर प्रोजेक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हाउसिंग वाला प्रोजेक्ट है सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड इफेक्टीज। हम तकरीबन 5 लाख घर बना चुके हैं, 8.5 लाख घर यानी 5 + 3.5 और बिल्कुल कंप्लीशन पे हैं। इन मंथ और 2 वो भी छत पे आ गए हैं, तो फाइनल स्टेज जो आखिरी किस्त होती है 25,000 रुपए की वो सिर्फ रह गई है, वो कंप्लीशन पे है। इंशाल्लाह हम 13 लाख अकाउंट खोल चुके हैं, यानी 13 लाख घर अंडर कंस्ट्रक्शन है। इस प्रोजेक्ट के बारे में जितना कहा जाए वो कम है, वो हम नहीं कह रहे, पूरी दुनिया। वर्ल्ड बैंक की अभी मैनेजिंग डायरेक्टर आई थी, वर्ल्ड बैंक की टॉप, एक प्रेसिडेंट होता है वर्ल्ड बैंक का, वो तो अपॉइंटेड होता है, जो बैंक के अंदर से सबसे सीनियर आदमी होता है वो मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो वर्ल्ड बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर आई थी और उन्होंने खुद जाके देखा, और आई डोंट नो आप लोगों ने फॉलो किया जो उनके कमेंट्स थे जब वो उन घरों के जो खवातीन थी, उन घरों की मालिक उनके साथ बैठी थी, तो उन्होंने क्या कहा। हमने ऐसा चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन के मुताबिक ऐसा प्रोग्राम में बड़ा प्राउडली मैं कहता हूं कि हमने किया है, जिसमें ना सिर्फ हमने लोगों को एक क्लाइमेट रेजिलिएंट घर दिए हैं, बट उसके साथ साथ उनको मालिकाना हुकूक भी दे रहे हैं उन घरों के। ओवरनाइट जिनके पास कुछ नहीं था वो मिलियनेयर बन गए, इसलिए वो उस घर और जमीन की कीमत 1 मिलियन रुपए से कम नहीं है। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी विजन। इसके साथ साथ अभी इंशाल्लाह मैं उसका भी अभी जिक्र कर दूं, इसको हम आगे ले जा रहे हैं, और हमारी इंटरनेशनल फाइनेंसिंग एजेंसी से बात हुई है। हमें इस हाउसिंग वाले प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन सब ने मदद की, और सब ने कहा है कि ऐसा प्रोजेक्ट कहीं पे भी हमने नहीं देखा है। इतना एफिशिएंटली रन प्रोजेक्ट, इतना तेजी से किया हुआ प्रोजेक्ट। नेपाल में अर्थक्वेक आया था और नेपाल में उन्होंने 7 लाख थे मेरा ख्याल है, मैं भूल गया हूं नंबर, 8 लाख घर बनाए थे, उनको 5.5 साल लगे थे। हम 2.5 साल के अंदर हमने वो नंबर क्रॉस कर दिया। हमने जो मैं आपको बता रहा हूं कि उनसे बात हुई है कि इन घरों को प्लस पूरे सूबा सिंध के 45,000 रूरल विलेजेस, गांव जो हमारे हैं, उनको वाटर सप्लाई और सैनिटेशन की फैसिलिटीज देना। हमने कंसीव किया है $2.3 अरब का प्रोजेक्ट, यानी तकरीबन 650 अरब रुपए का प्रोजेक्ट कंसीव किया है। और मैं आपको बता रहा हूं इंशाल्लाह इस अपने टर्म में जो बाकी 4 साल के करीब रह गए, हम ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करके दिखाएंगे, जिसमें उसका मॉडल हमने वही रखा है। इसमें कोई ठेका नहीं होगा, जैसे कि हमने सिंध पीपल्स हाउसिंग फ्लड इफेक्टीज के लिए किया था। गांव वाले खुद अपना टॉयलेट बनाएंगे, उनको हम ट्रेन करेंगे, जो रिनाउंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं
जिन्होंने हमारे साथ SPHF में काम किया, और उसके अलावा भी अगर कोई और रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन हमारे साथ, पहले तो हुकूमत के साथ काम करने के लिए लोग तैयार नहीं थे, आपको पता है ना, आते नहीं थे कि ये पता नहीं क्या होगा, क्या करना पड़ेगा हमें। अब अल्लाह का शुक्र है लाइनें लगी हैं, और हमें लोगों को निकालना पड़ता है कि नहीं आपके साथ यार हम इतने लोगों के साथ काम कर सकते हैं, तो वो गाइड करेंगे उनको, और वो विलेज वाले मिलके, पूरा गांव मिलके एक अपनी काउंसिल बनाएगा जो कि विलेज में इंटरकनेक्टिविटी करेगा, और जो पानी का सोर्स जहां से पानी लाना है इवन वो हम उन्हीं के थ्रू कराएंगे, गांव के लोगों के थ्रू, ताकि उनकी ओनरशिप रहे, और उनसे ये कमिटमेंट लेंगे कि इसको फिर चलाएंगे आप, अगर गांव से हर घर से 100-100 रुपया लेना पड़े मंथली ताकि इसको हम चला सकें, तो वो भी डिटर्मिन करके आपने इसको चलाना है। ताकि होता है कि जी हम स्कीम बना देते हैं, फिर अगर उस पर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं होती तो ख़त्म हो जाती है। ये इंशाल्लाह ताला इसकी जो फ़वाइद होंगे स्कीम के, एक तो चले पानी और वॉश फैसिलिटी, सैनिटेशन फैसिलिटी सबको मिली, लेकिन हमारे यहाँ जो बीमारियाँ होती हैं, ख़ासतौर पर जो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, उनमें खातिर खा कमी, हम समझते हैं हमारे हेल्थ एक्सपेंडिचर में खातिर खा कमी होगी। तो एक बड़ा रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट अगेन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की विजन के मुताबिक, कि उन्होंने कहा था कि मैंने पूरे सिंध में देना है साफ पीने का पानी, उसकी तरफ हम जा रहे हैं। फाइनली मैं, इसलिए सवालात भी आपकी काफ़ी होंगे, तो मैं चाहूँगा कि उस सवालात की तरफ भी आया जाए। मैं जो रिलीफ हमने दिए हैं इस बजट में, मैं ये वो शर्जील साहब कर लेंगे डायरेक्ट, और मैं बैठा रहूँगा यार जब तक आप चाहें। मेरी अगली कमिटमेंट 4 बजे है, तो 4 बजे तक बैठने के लिए तैयार हूँ, खाने के लिए नहीं उठिएगा फिर 4 बजे तक। अच्छा, मैं सिर्फ एक सेकंड में भी ख़त्म कर लूँ। रिलीफ मेजर्स में बता रहा था आपको। एक तो मैंने बताया कि तनख्वाहों में 12% इजाफा कर रहे हैं हम ग्रेड 1 to 16, 10% इजाफा कर रहे हैं ग्रेड 17 to 22, तो उसके साथ साथ पेंशन्स में 8% का इजाफा कर रहे हैं। फिर हमने काफ़ी सारे टैक्सेस, अच्छा एक चीज़ बैठे चेयरमैन SRB, एक फाइनेंस बिल आया है, इस फाइनेंस बिल में कोई नया टैक्स नहीं है, हमने टैक्स रिड्यूस करने के लिए फाइनेंस बिल लाए इस दफ़े। हम जो भी इसमें मेजर्स हैं, एक चीज़ जो IMF की कंडीशनैलिटी थी, जो कि बाकी 3 सूबे भी कर रहे हैं और वफाक भी कर रहा है अपने इस्लामाबाद टेरिटरी में, कि जो हमारा सर्विसेज टैक्स होता है, सिंध सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, उस कानून के अंदर एक पॉजिटिव लिस्ट हुआ करती थी कि जी इन्हें से टैक्स लेना है। अब वो वर्ल्ड IMF ने कहा, और वो नेशनल फिस्कल पैक्ट में है कि चारों सूबों ने और वफाक ने उस पॉजिटिव लिस्ट से नेगेटिव लिस्ट पे जाना है, यानी जिन जिन पे टैक्स नहीं करना है वो लिखनी है आपने। हमने एज इट इज़ अ कमिटमेंट हमने वो किया है, लेकिन उसके साथ साथ हमने टैक्सेस रिड्यूस किए हैं उन लोगों के जो नेगेटिव लिस्ट वाले हैं की वजह से नए टैक्स पेयर्स आ रहे हैं। हमने छूट दी है टैक्सेस में। फॉर एग्जांपल, जो हम सेल्स टैक्स ऑन सर्विस लेते थे रेस्टोरेंट से, लेकिन जिस रेस्टोरेंट की 2.5 मिलियन से कम साल का टर्नओवर